स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में और मैं हूं पलक सहगल। कपड़ा और वस्त्र उद्योग, जिसे हम सब आमतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जानते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है और पारंपरिक कौशल, विरासत तथा संस्कृति का भंडार और वाहक है। जब मैं ये कहती हूं कि कपड़ा उद्योग भारत की विरासत है, तो सच मानिए ये सच में है। भारत इस क्षेत्र के अंदर पूरे विश्व को मात दे सकता है। हमारे पास इतना पोटेंशियल है। ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो इस सेक्टर में हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल्स है, लेकिन इसके बावजूद भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ, रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी भारत इतने रिटर्न्स नहीं ले पा रहा है। तो क्या कारण है कि आज भी इस इंडस्ट्री में स्थिर निर्यात हो रहा है, यानी कि स्टैग्नेंट एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं और साथ ही स्थिर विदेशी निवेश हो रहा है, एफडीआई की अगर हम बात करें तो। इसके बावजूद भी 45 मिलियन लोगों को कपड़ा उद्योग से रोजगार मिलता है और रोजगार के मामले में इस क्षेत्र का कृषि के क्षेत्र में बाद दूसरा स्थान है। तो क्या है इस क्षेत्र से जुड़े अवसर और चुनौतियां? आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं और आज हम कहां स्टैंड करते हैं। ग्राफिक्स के ऊपर नजर डालते हैं। भारतीय कपड़ा उद्योग की स्थिति क्या है? 45 मिलियन लोगों को रोजगार मिलता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। रोजगार के मामले में इस क्षेत्र का कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा स्थान है। यह अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। तो वहीं कपड़ा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के पुराने उद्योग में से एक है। अगर हम इतिहास के अंदर चले जाए तो यह हमारी पारंपरिक कौशल, विरासत, संस्कृति का एक भंडार है और एक वाहक है। इसी बीच भारतीय सकल घरेलू उत्पाद की अगर हम बात करें, जीडीपी की बात करें, तो इसके अंदर 2.3% तक योगदान जो है वह टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। तो वही औद्योगिक उत्पादन का 7%, यानी कि अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल आउटपुट की, भारत की निर्यात की अगर बात करें, एक्सपोर्ट की जो हमारी इनकम होती है उसके अंदर 12% योगदान है। कुल रोजगार के अंदर 21% रोजगार जो है वह योगदान जो आता है वह टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है। भारत में 6% वैश्विक हिस्सेदारी जो है वह टेक्सटाइल इंडस्ट्री की है। साथ ही तकनीकी वस्त्रों का 6ठे स्थान पर है। जब हम टेक्निकी टेक्सटाइल्स की, टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करते हैं तो हम 6 नंबर पर हैं, 6ठे स्थान पर है। विश्व में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। तो हमारी ये स्थिति है आज। और इसी बीच जब हम भारतीय कपड़ा उद्योग की बात करते हैं तो हम कहां चूक रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो प्रोडक्शन की जब हम बात करें, जब हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो हम सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है। विश्व में हाथ से बुने हुए कपड़े के मामले में 95% हिस्सेदारी जो है वह हमारी है। हैंड वुवन अगर हम बात करते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं हैंड वुवन क्लोथ्स की, तो उसके अंदर हमारा योगदान 92% है। इसमें मुख्य तौर पर असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। चुनौतियां ये है कि हम छोटे एवं मध्यम उद्योगों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिर्फ आपको बता दें, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 10% सिर्फ है, क्योंकि अनऑर्गेनाइजेशन है पूरा सेक्टर। तो भारतीय वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करते हैं, अत्यधिक कॉम्पिटिटिव ये पूरी एक मार्केट है। वैश्विक तौर पर अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारी टेक्नोलॉजी क्या है इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारी पॉलिसी क्या है। पॉलिसी के साथ साथ हम कितनी ट्रेड पॉलिसी को कितना ईज कर रहे हैं, ईज ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। जीएसटी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में वस्त्र उद्योग को महंगा बना रही है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज भी इस क्षेत्र में स्थिर निर्यात है। एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो पिछले अगर हम वर्षों की बात करें तो बहुत ज्यादा स्थिर, तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि निर्यात पिछले 6 वर्षों से $40 अरब के स्तर पर ही बना हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं। प्रति कारखाना औसतन, यानी कि जब हम पर मशीनरी, पर फैक्ट्री मशीनरी की बात करते हैं तो ये कम से कम 100 मशीनें हैं। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रोडक्शन किस तरीके से बताया जाए। विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है। 2000 से लेकर 2019 तक केवल 3.41 बिलियन विदेशी निवेश जो है वह हुआ। तो भारतीय कपड़ा उद्योग जो है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है कि हम सक्षम हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो हमारे पड़ोसी मुल्क जो है बहुत ज्यादा इससे ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी हमारी चर्चा। कहां पर आज हम स्टैंड करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज मोहम्मद हमारे साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट है, प्रमोद राय हमारे साथ
मार्केट एक्सपर्ट और साथ ही एसके वर्मा हमारे साथ पूर्व आईएएस हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इससे पहले काम कर चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा, हमारे पूर्व आईएएस हैं, आपने काम किया है एसके वर्मा इसके ऊपर, जो हमारी अभी तक जर्नी रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, 45 मिलियन जो है हम रोजगार दे रहे हैं इस इंडस्ट्री से, क्या कहना चाहेंगे आप? केवल इतना कहना चाहूंगा कि हमारा जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें जो हमारी रिसर्च होनी चाहिए, जो इसको कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए या कॉम्पिटिटिव मार्केट में जाने के लिए जितना हमें रिसर्च की जरूरत है वो रिसर्च इस समय उपलब्ध नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कहीं ना कहीं ये ऐसे कारण हैं, या तो हमारी पॉलिसी में है या लोगों के रुझान में है कि मैं जब MD UPSIDC था तो हम लोगों ने अपैरल पास काफी डेवलप करने की कोशिश की थी, और जैसे यहाँ टोनिका सिटी में अपैरल पार्क हम लोग ला रहे थे, कानपुर में ला रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें हम सफल नहीं हो पाए जी। और रीजन में भी सो मैनी, लेकिन लैंड की अवेलेबिलिटी है, सब चीजें हैं, लेकिन हम अभी भी टेक्नोलॉजिकली काफी इस चीज में पीछे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वर्ल्ड के मार्केट को compete करने के लिए जिस फैशन डिजाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी की हमें आवश्यकता है कपड़ा उद्योग को, वो शायद हम लोग प्रिटेंड नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग उसको बहुत ज्यादा अपने यहाँ समाहित नहीं कर पा रहे हैं। तो इस और भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। पहले हमारा जो कपड़ा उद्योग था वो ज्यादातर वो मैनचेस्टर कहलाता था, हमारा कानपुर शहर, वहाँ से धीरे धीरे करके जितनी भी कपड़े की यूनिट थी तब या तो बंद हो गई या वहाँ से विस्थापित हो गई। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी रही हैं। मैं और आप एक सामान्य आदमी के रूप में भी मैं बताऊं कि श्रीलंका, हमारा थाईलैंड, हमारा इवन बांग्लादेश, दे आर डूइंग मच बेटर देन आवर रीजन, मे बी द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और रीजन में भी कि हम अपने इस उद्योग को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास स्कोप है, स्कोप भी है और डिमांड भी है वर्ल्ड वाइड, लेकिन हम अपने को या तो महंगा होने के नाते, अभी मैं बैंकॉक गया था किसी काम से, तो वहां भी मैं ये देख रहा था कि वहाँ के कॉटन की शर्ट वगैरह अभी भी इंडियन कॉटन शर्ट से सस्ती वहाँ पे उपलब्ध हो रही है। डिजाइनिंग में दे आर मच मतलब बेटर देन अस। तो इन चीजों को समाहित करना होगा। इस उद्योग को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को कोई नई पॉलिसी इसके बारे में लानी होगी, और इसमें कहीं न कहीं FDI तभी आएगी आपके पास जबकि आप मार्केट में compete करें। हमारा कपड़ा अभी भी आसपास के देशों से अभी भी थोड़ा महंगा है, चाहे वो GST की वजह से है या किसी भी वजह से है। सर, बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं 20% हमारा ज्यादा एक्सपेंसिव है फैब्रिक, अगर हम बात करें बांग्लादेश, पड़ोसी देश हमारा। मैं श्रीलंका से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, श्रीलंका में भी कपड़ा उद्योग हमसे बहुत ज्यादा तेजी से विकसित हो रहा है और थाईलैंड में ज्यादा अच्छा विकसित हो रहा है। तो इन चीजों में मैं अपना एक अनुभव बता सकता हूँ। मैं एक बार कनाडा गया था किसी सरकारी दौरे पर, तो वहाँ मैं कपड़ा खरीदने के लिए ऐसे ही मॉल में गया हुआ था, तो वहाँ जो चीज मुझे पसंद आई, वो जब देखा उसमें झांके तो मेड इन बांग्लादेश ही थी। और इंडिया का जो भी हमारा अपैरल्स है, जो भी हमारा कपड़ा उद्योग है, वो वर्ल्ड मार्केट में compete नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे राज मोहम्मद जी के पास आना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटती हूँ मैं। सर राज मोहम्मद जी, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप ग्रास रूट पर मौजूद हैं, कितना ईज ऑफ बिजनेस है, क्या कारण है कि हमारे पास रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं? जी हाँ जी मैडम, मैं जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ जी। और मेरा टेक्सटाइल राजा भाई के नाम से टेक्सटाइल यूनिट है मेरी। हम करीब 65 से हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बचपन से ही, और काफी लोग हम टेक्सटाइल में जुड़े हुए हैं। और इसमें हमारा टेक्सटाइल यूनिट में यही है सबसे बड़ा, हमारा इतना प्रोडक्शन पहले आता था, आज बिल्कुल हमारे पास प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है जी। तो इसकी सबसे बड़ी एक कमी है कि पहले हमारे पास काम इतना था, आज मेरा काम बहुत ही कम हो चुका है, और इसी GST की वजह से हमें परेशानी भी आ रही है थोड़ी, तो कपड़ा बहुत महंगा भी हो गया है। और हमारी यूनिट
इसलिए हमने अब धीरे धीरे हम डोमेस्टिक में आ गए हैं, ताकि कि ग्राहक को, कस्टमर को सस्ता कपड़ा कैसे मिले और कम से कम रेट में हम कपड़ा बेचे, ताकि और भी ताकि ग्राहक कस्टमर को बहुत फायदा हो जी। और हमारी टेक्सटाइल के अंदर हमारे यहाँ करीब 400 से 500 फैक्ट्री है यहाँ पे जोधपुर में। करीब ये इसी वजह से पहले इतना करोड़ रुपए का बिजनेस होता था, आज वो बिजनेस अभी 2 साल से बहुत ही कम हो गए हैं। करीब 25% बिजनेस रह गए हमारे पास और बाकी बिल्कुल काम अभी बहुत ही कम है और इसी वजह से ये हमारा सबसे बड़ा, हम बिल्कुल भी हमारे टेक्सटाइल उद्योग के अंदर अभी बहुत ही और कमी आ गई है और काफी करीब हमारे यहाँ 1.5-2 लाख लेबर काम करती है, वो भी बहुत ही कम हो गई है। तो ये जो कमी राज मोहम्मद जी है, आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगी, क्या ये सिर्फ इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आपने कमी देखी है या फिर आप एक्सपोर्ट्स भी करते थे उसके अंदर भी कमी आपको देखने को मिली है? हाँ जी मैडम, हमने एक्सपोर्ट भी किया था, हमें एक्सपोर्ट के कोई ऑर्डर का हमें लाभ नहीं मिला। काफी बार हमने ग्रेटर नोएडा के अंदर स्टॉल भी लगाए थे, ऑर्डर हमें नहीं मिले, तो हम वापस अब इंडियन डोमेस्टिक में आ गए हैं, ताकि अपना एक फैक्ट्री आउटलेट खोल दिया हमने AK डिजाइन के नाम से कि ग्राहक को, कस्टमर को फैक्ट्री में सस्ता कपड़ा कैसे मिले। तो हमने डोमेस्टिक के अपना आउटलेट शुरू किया है, ताकि ग्राहक को कम से कम रेट में कपड़ा मिले और उनको, ग्राहकों कस्टमर को फायदा भी हो। इसलिए हमारा ये काम अभी इसी को डोमेस्टिक पे ध्यान दे रहे हैं। ज्यादातर एक्सपोर्ट में अभी वैसे भी ऑर्डर है ही नहीं हमारे पास, इसलिए वापस डोमेस्टिक में आ गए हैं। व्यापार में ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है थोड़ी। हम यही भारत सरकार से कहें कि जहाँ से हो सके थोड़ा आगे GST कम किया जाए, तो जिससे हमारा व्यापार भी बढ़ेगा और हर कस्टमर को कपड़ा। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट हैं, आपने काफी सही बात कही प्रमोद राय जी, GST का जिक्र किया और मैं भी जिक्र GST का करने वाली थी। हम कुछ ज्यादा ही कॉटन फ्रेंडली हैं। जब हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन के ऊपर हमारा 5% है और वहीं अगर हम मैन मेड फैब्रिक की बात करते हैं तो वहां पर हम 18% GST लगा रहे हैं। जबकि आपको ये डेटा बता दूं कि वर्ल्ड के अंदर, ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर कंजम्पशन है वो 75% मैन मेड फैब्रिक की है। प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो एक्सपोर्ट मार्केट है उस पे टैक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो भी एक्सपोर्ट होता है वो 0 रेटेड होता है, चाहे 18% हो या 5% हो, वो टैक्स रेट नील हो जाता है। जो भी आप पे करते हैं उसका रिफंड मिलता है। बट यस, एक प्रॉब्लम है कि शुरू में फंड्स ब्लॉक होते हैं और जो करप्शन के इशू हैं, बाकी इशू हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्लोगन है बट ग्राउंड लेवल पे उतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, उसके चलते डिफिकल्टी। जो मार्केट की मेन प्रॉब्लम है वो ये टैक्स भी नहीं है, जैसे शुरू में हमने बात किया और अभी आपने इस बात को छेड़ा जी। जब हम बोलते हैं कि आत्मनिर्भर है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, कौन सा रॉ मटेरियल हमारे पास है? जो नेचुरल फाइबर है, कॉटन है, जूट हो गया, थोड़े वूल हो गए। बट जो टेक्सटाइल का मार्केट है उसमें तो सिंथेटिक एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और पूरा का पूरा जो सिंथेटिक सेगमेंट है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है। अच्छा, अब आप कॉटन भी है हमारे यहाँ, आप कॉटन को कॉटन की तरह बेचेंगे विश्व बाजार में तो आपको कोई गेन नहीं होगा। आपको उसमें वैल्यू एडिशन करना है और वैल्यू एडिशन करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी में हेवी इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी भारत की जो टेक्सटाइल पॉलिसी है वो दुविधा वाली है। हम फिर कारीगर की बात करने लगते हैं और हैंडलूम की बात करने लगते हैं और वैल्यू एडिशन की जब मैं बात करता हूं तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू एडिशन होना चाहिए। आपने हाथ से कपड़ा बुन दिया और उसकी प्राइस आप बहुत ज्यादा रख दीजिए, इसको वैल्यू एडिशन नहीं बोलते हैं। सामने वाला खरीदेगा नहीं, हम कस्टमर को तो कंपेल नहीं कर सकते हैं ना। तो कस्टमर जब अपने तरीके से देखेगा कि हाँ इसकी हमें वैल्यू मिल रही है जो मैं पैसा दे रहा हूं, और वो वैल्यू एडिशन के लिए रिसर्च की बहुत जरूरत है, हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो कि नहीं हो पा रहा है। जिन चीजों के चलते लेटेस्ट से हम हाथ से बना के आज से 300 साल पहले कंपीट करते थे, बट वही टेक्निक हम आज भी करेंगे तो आज तो कंपीट नहीं करेंगे। मार्केट में बने रहने के लिए मार्केट के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। विश्व के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्ट बांग्लादेश में या थाईलैंड में बने प्रोडक्ट के साथ कंपिटिटिव होगा
बेटर वैल्यू देगा, तभी तो आप बेच पाएंगे, जो कि नहीं हो पा रहा है। और यस, गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो पॉलिसीज हैं, उसका भी कितना बेनिफिट मिलता है वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे मैंने बोला कि एक्सपोर्ट जीरो रेटेड है, बट मैं ऐसे बहुत सारे व्यापारी को जानता हूं, उन्होंने टैक्स भर के कपड़ा परचेज कर लिया, एक्सपोर्ट कर दिया, जब रिफंड के लिए जाते हैं रिफंड अटका हुआ, रिफंड मिलता नहीं है। प्रोविजन है कि आपको सारा का सारा टैक्स रिफंड मिलेगा, बट नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो उनकी सारी वर्किंग कैपिटल उसमें स्टक है, उसके चलते भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। बहुत दुविधा है, क्योंकि अब एक प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर पूरे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, हमारे सिस्टम के ऊपर एक सवाल उठ रहे हैं। तो हमारे साथ आईएएस ऑफिसर हैं एसके वर्मा जी। जैसे सर ने अभी बोला कि इन्वेस्टमेंट की एक बहुत बड़ी कमी है, हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल रहे। तो सर ये सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, और 10%, आई रिपीट, ये मेरे पास डेटा है कि 10% हमारा इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? आपने बिल्कुल सही कहा है कि जितना हमारा हैंडलूम सेक्टर है वो कहीं भी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है जी। केवल पॉलिएस्टर एंड और जो कपड़े बन रहे हैं वो जरूर, उनकी इंडस्ट्री जरूर मतलब रजिस्टर्ड है इन द स्टॉक मार्केट। बाकी जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें आप खुद ही कह रही हैं कि करीब 90% सेक्टर हमारा अनऑर्गेनाइज है, तो ये तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी लानी होगी कि एक तो हमें अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट में इसका को बढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी क्वालिटी को भी थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी टैक्सेशन की पॉलिसी है उसको भी एक बार रिव्यू करना पड़ेगा कि टैक्सेशन को हम व्यवहारिकता के उसमें रखें, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा बढ़ पाए। हमारा कंजम्पशन तो ठीक है, हम अपना कंजम्पशन को भी पूरा कर रहे हैं और कंजम्पशन से बाहर भी जाके एक्सपोर्ट की उसमें भी पोजीशन में है, लेकिन इसमें सभी में इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। एफडीआई यहाँ जब तक नहीं आएगी जब तक के आपका हैंडलूम सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। हैंडलूम सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ हमें मतलब अपनी टेक्नोलॉजी को भी वहाँ इम्प्रूव करना है, क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है, एंड द प्रोडक्शन का जो हमारा लेवल है उसको भी इंक्रीज करना है, जिससे कि जो लेबर कॉस्ट जो हमारी ज्यादा पड़ रही है इस समय, वो धीरे धीरे करके उसको घटाया जा सके। और साथ में इसकी एक अलग से पॉलिसी बनानी पड़ेगी। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, सारी चीजें हैं, लेकिन दे आर डूइंग देयर जॉब। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, कोशिश सभी मिनिस्ट्री यही करती है कि बेटरमेंट हो, लेकिन फिर भी इसके रिव्यू की जरूरत है। और इसमें टैक्सेशन को हमें उस तरह से लागू करना पड़ेगा कि जिससे कि हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े और हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने को प्रस्तुत कर सकें। अभी तो हम प्रस्तुत ही नहीं कर पा रहे थे, बहुत कम मात्रा में हम लोग एक्सपोर्ट में जा पा रहे हैं, और जाते हैं अगर कहीं विदेश में कहीं भी आप देखेंगे कि हम कहीं कंपटीशन में नहीं है। मेन मार्केट कैप्चर किया हुआ है चाइना ने, और उसके बाद छोटे छोटे देशों ने भी अपनी भूमिका वहाँ बढ़ा रखी है। इंडिया वहाँ बहुत कम अपने को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो मेरा अपना यही मानना है कि इसमें हमें टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की तरफ भी जाना होगा। रेशम का आपने जिक्र किया था, रेशम के भी हम अच्छे प्रोड्यूसर हैं, लेकिन रेशम उत्पादकता अभी भी, प्रोडक्शन तो हमारा बहुत है, लेकिन रेशम उत्पादकता पर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का ना सोशल सेक्टर का कोई ध्यान नहीं है। मैंने लेकिन एसके जी बात ये भी है कि हम कॉटन के ऊपर इतनी तवज्जो दे रहे हैं, अगर हम भारत जैसे देश की बात करते हैं, लेकिन अगर हमें बाहर मार्केट भी तो देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि 75% जो कंजम्पशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, कंज्यूमर जो जाता है वो मैनमेड फैब्रिक की है। तो क्या फायदा, हम डिमांड नहीं उस चीज की और हम सप्लाई दी जा रहे हैं। में भी इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइशें हैं। मैनमेड फैब्रिक में अगर आप इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं, थोड़ा सा सोसाइटी जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव बेस पे इसको मजबूत कर दें, तो हो सकता है इसमें मतलब एक प्रोडक्शन का लेवल भी बढ़ सकता है और क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी आ सकता है। मैंने कहीं बहुत अपनी सर्विस में जो मैनमेड फैब्रिक है उसके लिए मैंने कहीं कोई बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क नहीं देखा है, और ना ही कहीं बहुत ज्यादा टेक्निकल इम्प्रूवमेंट की कहीं कोई ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह देखे हैं। इन लोगों को भी एक बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है,
जो लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको अगर हम परफेक्ट ट्रेनिंग नहीं देंगे, अगर उनको हम उस कम्पिटिटिवनेस में नहीं लाएंगे कि जो चाइना से या किसी आसपास के वियतनाम से कहीं कम्पीट कर पाए, तब तक मतलब ये कहना कि हम डिपेंडेंट तो हैं, 90% हम उसी पर डिपेंडेंट है, लेकिन उस 90% सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने की अब जरूरत है। वो जो अनऑर्गेनाइज रूप में पड़ा हुआ है सेक्टर, उसको किसी न किसी तरीके से, चाहे कोऑपरेटिव बेस में चाहे गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ, उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत महसूस होती है। प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे? आप अभी हैंड रेज कर रहे थे, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा क्लस्टर बन चुका है, हमारी लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं 10% सिर्फ जो है लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट सवाल है कि अगर हमारे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ राज मोहम्मद जी बैठे हैं, तो उनके पास टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? जी, जो वर्मा जी बोल रहे थे, रिसर्च जो है मैनमेड में भी चाहिए, सिंथेटिक में भी चाहिए। आज से 50-60 साल पहले सर्दी के लिए तो वूलन कपड़े ही चलते थे, बट जो पॉलिएस्टर फील्ड में जो रिसर्च हुआ, सारे सर्दी के कपड़े अब पॉलिएस्टर के बनने लगे हैं, कंफर्टेबल हैं। तो यदि मैनमेड में रिसर्च आप नहीं करेंगे तो 25% से भी घट के और कम हो जाएगा, फेज आउट हो जाएगा। अच्छा, मैनमेड की अपनी जगह है, वो एक निश एरिया है, उसके लिए थोड़ा ज्यादा प्राइस भी लोग देने को तैयार हैं। बट यस, आप कॉटन का जस्ट कॉटन फैब्रिक बेचेंगे तो नहीं बिकेगा। जैसे कम कॉटन है, ट्विस्टेड है, बहुत सारे उसके प्रोडक्ट है। इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए हमको क्लस्टर बनाना पड़ेगा, और जो कारीगर है ना उनको आप शेयर होल्डर बनाइए। और इन्वेस्टमेंट का मतलब केवल एफडीआई नहीं है, इंडिया के भी जो बड़े उद्योग घराने हैं वो भी तो उसमें आ सकते हैं। यार्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी है, विभिन्न में भी आ सकते हैं जी। तो आपको उस तरीके का कंड्यूसिव एटमोस्फियर देना पड़ेगा। अब दुविधा क्या है, जैसे ही आप विभिन्न में बड़े उद्योग घरानों पे अलाउ करेंगे तो होगा कि अच्छा अडानी और अंबानी ने कब्जा कर लिया, कारीगर बेरोजगार हो गए। कारीगर उसी में काम करेंगे, आप उनको जस्ट एन एम्प्लॉय मत बनाइए, उनको एक शेयर होल्डर बनाइए उसमें, बिजनेस में, वो भी उसमें साझेदार हो। लेकिन ये जैसे कोऑपरेटिव चीजें होती है, आपको ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि आप बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए। जब तक आपकी इकोनॉमी जब स्केल नहीं आएगी, आपका कॉस्ट डाउन नहीं जाएगा। तो रिसर्च करना है ताकि हम बेहतर प्रोडक्ट बना सकें, और इकोनॉमी जब स्केल लाना है, ऑटोमेशन करना है ताकि आपका कॉस्ट नीचे जा सके, तभी आप कंपीट कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे राज मोहम्मद जी? क्योंकि अगर हम ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है, क्योंकि हमारे आसपास जो देश है, पाकिस्तान जो है उसको 23% जो है इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बेहतरीन काम कर रहे हैं। अभी हमारे आईएएस ऑफिसर जी ने हमें बताया कि वो कनाडा जा रहे हैं, मेड इन बांग्लादेश उनको पढ़ने को मिल रहा है। तो हम कब वो तस्वीर देखेंगे कि हम बाहर किसी मुल्क के अंदर जा रहे हैं, बाहर किसी देश के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पे हमें मेड इन इंडिया जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिले? क्या कुछ ईज ऑफ बिजनेस है राज मोहम्मद जी? हाँ जी, ये सब तो केंद्र सरकार की पॉलिसी अगर में बदलाव आता है तो अपना टेक्सटाइल उद्योग बहुत अच्छा बढ़ सकता है। और इसमें क्या, इसमें इन्वेस्ट भी चाहिए, और इन्वेस्ट भी, अब मशीनरी में आते हैं तो इन्वेस्ट ज्यादा खर्च करता है और इतना पैसा हो नहीं पाता। और लोन ले के हम काम करते हैं तो उसमें भी जो इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ता है। अगर इसकी पॉलिसी का तो प्रमोद राय जी, साथ ही अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, तो वो देखने को मिल रहा है कि वो कम होते जा रहे हैं। और साथ ही अगर हम बात करते हैं हमारे इंपोर्ट्स के, तो वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम खुद भी अगर मार्केट के अंदर देखें, हम शोरूम्स के अंदर देखें, तो वहां पर हमें मेड इन इंडिया की चीजें जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर देखने को नहीं मिलती। ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट्स की गति इतनी नहीं है? जी, पिछले 10-15 सालों में जो भी गारमेंट का एक्सपोर्ट होता था, उस पे जैसे डीपीवी के बेनिफिट मिलती थी, इसमें करीब 4% एक्सपोर्ट वैल्यू का इंसेंटिव मिलता था एक्सपोर्टर को। वो अभी खत्म हो गया है। फोकस मार्केट स्कीम था, टारगेट प्रोडक्ट स्कीम थे, वो सारे स्कीम एबोलिश हो गए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एक्सपोर्ट की इंसेंटिव थी, मैं ये मान के चलूं जो कंसोलिडेटेड 8 से 10% मिलती थी, वो क्लोज टू 1% हो गई है आज के डेट में। तो एक तो ये कारण है कि हमारा एक्सपोर्ट गिर रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है,
जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो केवल कॉटन एक्सपोर्ट नहीं है, सिंथेटिक फैब्रिक का भी एक्सपोर्ट काफी है। तो रुपये के कमजोर होने से वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो उसकी हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं जी। तो ये सारे जो एक्सपोर्ट रिलेटेड, अच्छा, और जीएसटी, जैसे देखिए जीएसटी जब नहीं था तो गारमेंट इंडस्ट्री करीब करीब टैक्स से फ्री थी। सेंट्रल एक्साइज उनको लगता नहीं था, सेंट्रल टैक्स नहीं था, स्टेट वैट था, वो काफी सिंप्लीफाइड था। जीएसटी में चूंकि सारी चीजें ऑनलाइन है, जीएसटी का रिटर्न जो है वो ट्रांजैक्शन लेवल रिटर्न है। आपके रिटर्न में आपने किसको माल बेचा, किस व्हीकल से ट्रांसपोर्ट किया, कितना वजन था, एवरीथिंग इज गेटिंग कैप्चर। इंडस्ट्री पूरी की पूरी अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसमें ये बड़ा कंफ्यूजन का स्थिति है। उसको लगता है कि ये क्या कंप्लायंस का लोड हमारे ऊपर डाल दिया है। लेकिन फिर बात वो भी तो आ जाती है ना कि कॉटन के ऊपर आप 5% ले रहे हैं और मैनमेड फैब्रिक के ऊपर आप 18% ले रहे हैं। डिमांड लेकिन मैनमेड फैब्रिक की है। अगर हम इंडियन मार्केट की भी चलो बात कर लेते हैं जी प्रमोद जी। जो दो चीजें हैं, एक तो है कि सारी चीजों पे टैक्स नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे। जो सिंथेटिक फैब्रिक वाली इंडस्ट्री है, जो डोमेस्टिक मार्केट है, वो पूरी की पूरी इंपोर्ट होके आ रही है। गवर्नमेंट को टैक्स से उन्होंने 18% लगा रखा है। जो कॉटन वाली चीजें उस पर 5% लगा रखा है जी। बट जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो चाहे वो 18 हो चाहे 5 हो, दोनों ही जीरो है। एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और बहुत जरूरी है, अगर हम इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, साथ ही रिसोर्सेज इतने ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। जीएसटी भी बीच में एक तरीके से बाधा बन के नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।